सभागार में उपस्थित सभियों को अनुरोध है कि कृपया आप अपनी जगह बढ़कर आपस में जो चर्चा विमर्श हो रहा है उसको विराम दें, क्योंकि हम अपने आगे के मुकाम तक चल पाए। जो चर्चा के इसमें आए नहीं है उस मुद्दों को मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। आरक्षण की बात जब होती है तो आरक्षण ये भारत में जो छिड़ा हुआ है, जब से हम देखते हैं कि ये बहुत जटिल समस्या भारत के सामने रही है और वो देश उस पर बार बार सोचता रहा है। अभी आरक्षण का प्रावधान किस लिए किया गया और आरक्षण किस लिए जरूरी है, इन मुद्दों पर हम जब गौर से विचार करते हैं तो इस देश में कुछ ऐसे तबके के लोग हैं, ऐसी जनजातियां हैं, ऐसे समुदाय हैं जिनको मनुष्यता के तहत उनको जीवन जीने को नहीं मिला और उनको एक समान दर्जा का जीवन दिया जाना चाहिए। इस सोच से यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, ऐसा मुझे लगता है। और वो आरक्षण सभी को एक समान दर्जा मिले, इसलिए वो आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे जानबूझकर रखा गया है। अभी विक्टर साहब ने कहा कि आरक्षण का एक संक्षेप में अगर इतिहास देखा जाए तो भारत में आरक्षण की शुरुआत कब हुई। वैसे हम कहते हैं कि आरक्षण के जो प्रणेता है छत्रपति शाहू महाराज को हम कहते हैं, मगर उससे भी पहले आरक्षण के बारे में चर्चा शुरू हुई थी हंटर कमीशन के 1882 में। जब हंटर कमीशन आया था तो हंटर कमीशन के समय महात्मा ज्योतिबा फुले ने वहां पे वो चर्चा की थी और वहां से आरक्षण की चर्चा शुरू होती दिखाई देती है। वहां से आगे चलते हुए हम अगले पायदान पर जब आते हैं तो 1902 में जिस शाहू महाराज का जिक्र किया जाता है, महाराष्ट्र में जहां हम ये चर्चा कर रहे हैं और जहां शाहू महाराज का जो संस्थान था वो महाराष्ट्र की भूमि में संस्थान था, इसी भूमि से 1902 में आरक्षण को कृति में लाया गया और 50% आरक्षण जो उच्च वर्ग है उनको छोड़कर बाकी सभी बहुजनों को, सभी दलित वंचित पीड़ितों को यह आरक्षण वहां दिया गया। हमने सबने पढ़ा, ये सुना, यहाँ रेफरेंस भी आया है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण भारत में आरक्षण की कहां शुरुआत हुई, उसके बाद में एक रेफरेंस जो है तो 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी में भी आरक्षण का गैर ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सभी समुदायों को आरक्षण का प्रावधान 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी में भी हुआ हमें दिखाई देता है। उसके बाद आगे जाकर रैमसे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार के नाम से 1933 को, उससे पहले यहाँ पे जो 1919 का जिक्र हुआ, जहां DC1 और DC2 डिप्रेस्ड क्लास के नाम से वहां पे रिजर्वेशन का प्रावधान वहां भी हमें दिखाई देता है। DC1 में और DC2 में कौन थे उसके तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक आरक्षण का एक जो क्या उसके चरण है, कई अलग अलग चरण, वो चरण आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद में 1950 में जब देश आजाद होने के बाद 1950 में संविधान सभा ने आरक्षण का जो शेड्यूल का प्रावधान किया, वहां तक आते हैं। उसके आगे जाकर हम 1990 में मंडल कमीशन पे आते हैं और उसके बाद का जो आखिरी वाला चरण है वो EWS का जो 10% का आरक्षण वो दिया गया। ये एक पूरा आरक्षण का एक ब्यौरा हम उसको कहेंगे। अब आरक्षण स्वतंत्रता के बाद में जो आरक्षण पर हम आते हैं, इसका उद्देश्य
ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और समानता को आगे बढ़ाना, ये संवैधानिक आरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण अंग था। उस पर हम ध्यान देते हैं। और आज जब हम आरक्षण की चर्चा करते हैं तो आज भारत में आरक्षण की क्या आवश्यकता है, आरक्षण की सही मायने से कोई जरूरत है क्या, ऐसी भी एक चर्चा हमें सुनाई देती है, ऐसी भी एक चर्चा की जाती है। बात यह है कि आरक्षण कब तक और किस लिए है। तो आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य वंचित समूहों को शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना है। यह प्रणाली बहुत पहले शुरू हुई थी और वर्षों से इसमें बदलाव होते रहे हैं। इसका लक्ष्य अतीत की गलतियों को सुधारना और समाज को सभी के लिए अधिक न्याय संगत बनाना है। आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों को समान अवसर प्रदान करना। ये अगर आरक्षण का प्रावधान है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आरक्षण हटाने की चर्चा कर रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि आरक्षण जिस लिए आया था कि वो सही मायने में उन लोगों तक वो आरक्षण के लाभ पहुंचे हैं क्या, उन लोगों तक आरक्षण पहुंचा है क्या और उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार आया है क्या, सही मायने से वो एक समान समाज में उनकी स्थिति निर्माण हुई है क्या, ये अगर हम सोचते हैं तो बहुत सोचनीय दशा और दिशा भारत की हमें दिखाई देती है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और उसी बात को आगे जाकर जब हम लेके जाते हैं तो आरक्षण के लिए बहुत कुछ अलग अलग बातें भारत में हम देखते हैं कि आज जो आरक्षण के मूल हकदार है वो लोग आज साइन कर दिए गए हैं और जो ऐसे उच्च जातीय जो समुदाय है वो समुदाय आज भारत में संवैधानिक आरक्षण की मांग करते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ की सरकारें उनके वोट बैंक पे नजर रखे, उनका ज्यादा लाड़ प्यार दुलार करते दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक सोचनीय बात है। ये इसलिए है तो वैसे देखा जाए तो अभी वो सभी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। राजस्थान में गुज्जर मांग रहे हैं, हरियाणा में जाट मांग रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठा मांग रहे हैं, इधर साउथ में भी मांग की जा रही है, गुजरात में पटेलों के द्वारा मांग की जा रही है। बहुत सारे रेफरेंस यहाँ रख पाएंगे। पर वैसे सोचने जैसी बात यह है तो वैसे देखा जाए तो पहली नजर में यह बात किसी के गले उतरने वाली नहीं बात है, क्योंकि विभिन्न राज्य के सबसे संपन्न और बड़ी आबादी वाले समुदाय भी आरक्षण की मांग कर सकते हैं। तो फिर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि जो वंचित समुदाय, निचली जातियां, उपेक्षित जनजातियां, विमुक्त घुमंतु समुदाय जो पहले 80 सालों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, फिर क्यों हमें उनके साथ अन्याय किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब आज तक किसी भी सरकार ने दिया नहीं है और ये कोई कानून ने दिया नहीं है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और हाशिए पर खड़े लोग जो बार बार आरक्षण की मांग कर रहे हैं उनकी ओर जानबूझकर उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। ये बात हम ना समझ, इतनी हमारी नासमझी नहीं है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। इसके रेफरेंस में आपको देना चाहूंगा। एक जो भारत में जब डीएनटी समुदाय का विषय आता है, उनके आरक्षण का विषय आता है, तो उनके आरक्षण के बारे में डीएनटी समुदाय का आरक्षण संघर्ष ब्रिटिश काल से आपराधिक जनजाति अधिनियम जो है वहां से शुरू होता है। इसकी जड़ें आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होती है। वहां से अगर आपराधिक जनजाति अधिनियम ना होता तो शायद एक मेरा मानना है कि शायद 1950 में जो शेड्यूल यहाँ बने उस शेड्यूल में शायद हम लोग उसमें सम्मिलित होते। उस शेड्यूल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो सूचियां बनी, उस सूचियों में हमारा अंतर्भाव न होने के पीछे कहा जाता है अपराधी जनजाति अधिनियम की ओर उंगली दिखाई जाती है। ये सही मायने से 100%
सच नहीं है। ये भी बात मैं आपको बताऊंगा कि जब सामाजिक बहिष्कार पहचान के संकट से जुड़ा हुआ ये समुदाय शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं के सभी आरक्षण और अपनी पहचान मांग रहे थे, तो उन्हें किसी को अपनी आज तक वो पहचान नहीं दे पाए हैं। ये आज ये आरक्षण प्रावधान में खामियां रही है। डीएनटी के लिए एक अलग और स्थायी राष्ट्रीय आयोग का गठन हो, संवैधानिक शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के साथ इनको अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है और इसकी वजह से उनके एक लंबे अरसे से देश में कई संगठन इसके विरोध में काम करते हुए भी दिखाई देते हैं और अपनी बात बड़ी जोर शोर से रखते आए हैं। जो राजकीय जो पावर उनके पास नहीं होने के कारण, केवल राजकीय पावर उनके पास नहीं होने के कारण संविधान सभा या संसद में उनकी ताकत कम दिखाई पड़ती आई है। और हम जिन्हें कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले, वो कभी उन्होंने हमारी बात आज तक कहीं भी जोर से नहीं रखी है, ऐसा दिखाई पड़ता है। और जब भारत में डीएनटी समुदाय का आरक्षण संघर्ष उनके ऐतिहासिक अन्याय और सामाजिक बहिष्कार और पहचान के अभाव को दूर करने और राष्ट्र निर्माण के सार्थक योगदान देने के लिए समान अवसर प्राप्त करने का एक सतत प्रयास है और ये प्रयास अभी भी जारी है और उसमें हमें ये लड़ाई आगे तक और ले जानी है। शायद पता नहीं आज तक 150 साल में हमारी कितनी पीढ़ियां, शायद सवेरे पंडित चौहान सर ने कहा कि 150 साल में हमारी कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, जिन्हें आज तक उनके हक और अधिकार नहीं मिले। पता नहीं हम आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमें भी कितने दिन और लड़नी पड़ेगी, क्योंकि देश आजाद होकर 80 साल हो गुजरे हैं और इसमें भी हमारी 3-4 पीढ़ियां गुजर गई है, फिर भी हमें हमारे मूल अधिकार, संवैधानिक न्याय, हक और अधिकार हमें आज तक भी नहीं मिला है। ये हम सब जानते हैं, ये महसूस करते हैं। और डीएनटी समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ है, वो इस अन्याय का जो मूल आधार है, बेस है, संविधानिक उनको दर्जा ना होने के कारण, उनको रिजर्वेशन ना होने के कारण, आरक्षण ना होने के कारण उनका पूरा कई कठिनाइयों को, कई समस्याओं को उनको आज भी वो सामना करते आए हैं, सामना कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक भेदभाव सबसे बड़ा अहम जो हिस्सा है कि आज भी उनके माथे पर वो जो कलंक है, वो कलंक पूरी तरह से आज भी कोई भी मिटा नहीं पाया है। वो कलंक से आज भी जूझ रहे हैं। सामाजिक भेदभाव का सामना उन्हें आज भी करना पड़ता है और समाज में उनको एक सम्मानजनक उनको जो जीवन मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है और अपमानजनक स्थितियों से ये समुदाय आज भी हमें गुजरते हुए नजर आते हैं। और अभी किसी ने हमारी बहन दीपा जी ने यहाँ पे रखा पुलिस उत्पीड़न के कुछ उदाहरण यहाँ रखे। पुलिस उत्पीड़न के तो इतने उदाहरण है कि वो उनकी एक बड़ी महागाथा बन सकती है। रेंके अन्ना ने भी उस आयोग के रिपोर्ट में बहुत सारी बातें उस बारे में लिखी है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, मगर पुलिस के द्वारा भी बहुत बड़ा पीड़न इस समुदाय को झेलना पड़ रहा है। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ये भूमिहीनता के कारण इनके पास कोई जमीन नहीं है न रहने को। ये देश, हम कहते हैं कि ये देश हमारा है, मगर हमें इस देश में आजादी के 70-75 साल हो गुजरे हैं, फिर भी हमें हमारे नाम का दाखिला लेने के लिए भी बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा भी है और इस देश में एक पैर रखने इतनी बुरी इस समुदाय के पास दिखाई नहीं देती। फिर ये देश हमारा है, फिर ये कैसे मान लिया जाए और ये देश ने हमारे साथ क्या न्याय किया है, ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। उससे आगे जाकर जो बेघर लोग हैं, जिनको ये जो जीवन की प्राथमिक जो सुविधाएं हैं, जो इस देश के नागरिक को देना इस देश का प्रथम कर्तव्य है, इस सरकार का और संविधान का प्रथम कर्तव्य है। मैं उन बातों पर
कुछ प्रकाश डालना चाह रहा हूं कि इस देश की नागरिकता से लेकर, इस देश में रहने के लिए जगह से लेकर, इस देश में हमारे जीवन की सुरक्षा से लेकर या हमारे पेट को 2 निवाले से भरने के लिए जो हमारे हाथ को काम चाहिए, उस रोजगार तक किसी भी बात की गारंटी ये सरकार आज तक ये देश में किसी भी सरकार ने हमें नहीं दी है। जो हमारी जिंदगी चल रही है, ये जो कुछ पालतू जानवर होते हैं, हमें ऐसे भी जानवर की तरह यहाँ पे ट्रीट किया गया है, समझा गया है, कहा गया है, और हमें आज भी वनवासी कहते हैं, कुछ भी नाम से कहते हैं। बात यह है कि इस देश में आज भी हमें ये विचार, हम इस सोच विचार में रहते हैं कि सही मायने से हम आज भी इस देश के नागरिक है क्या। यहाँ तक, और ये प्रशासनिक चुनौतियां जो आज बहुत सारी खड़ी हो रही है, उन चुनौतियों का सामना भी हमें करना पड़ रहा है। इस कानून की निर्भर, अभी इसके बाद जो मुझे एक प्रकाश डालना है कि जो अपराधी जनजाति अधिनियम, जो कानून क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 में आया, वो उसका जो प्रभाव है वो आज तक है। ये बहुत सारे अभ्यासकों ने, चिंतकों ने उस पर प्रकाश डाला है, वो बात कही है। इस कानून की निर्भत्सना करते हुए उस समय के एक ब्रिटिश मानव वंशशास्त्र के अभ्यासक वेरियर एल्विन, जिन्होंने 1871 में कानून जब लागू हुआ, उसके बाद 1911 के आसपास ये उन्होंने कहा है कि यह कानून मानवाधिकार पर बहुत बड़ा कलंक है। जिस ब्रिटिश रूल ने ये कानून लाया था, उसी ब्रिटिश एक अधिकारी जिनका नाम है वेरियर एल्विन, उन्होंने ये दर्ज किया है कि ये सिविल राइट के मामले में बहुत बड़ा कलंक है। और उसी बात को आगे महात्मा गांधी जी ने भी इसी को अमानवीयतापूर्ण और अन्यायपूर्ण कानून कहा था। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जातीय भेदभाव और सामाजिक न्याय के विरुद्ध का कानून इसे कहा था, और जिसके मानवीय मूल्यों का यानी मानवीय अधिकारों का बहुत बड़ा हनन हुआ है। ऐसे बहुत सारे, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा कानून है, उसका उदाहरण कहा जाएगा कि जिसके चलते मानवीय मूल्यों का जो हनन हुआ है, सामाजिक न्याय की जो उपेक्षा हुई है, इसका दूसरा कोई उदाहरण शायद ही दुनिया के किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना मरमर, इतना जर्जर और इतना उत्पीड़न करने वाला ये कानून था, जिसकी आज तक इस समुदाय को लगी जा रही है। हम देख रहे हैं इस कानून में मानवाधिकारों का बहुत सारा उल्लंघन हुआ है और मानवीय मूल्यों का तो बहुत बड़ा हनन हुआ है। इस कानून के चलते बहुत सारे अंग्रेज, जो बहुत सारी उसकी भी जिक्र हुई है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं कि ये बात इसलिए जरूरी है कि इस देश में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिन जनजातियों को, जिन जातियों को जाति और जनजाति की श्रेणी में लाया गया, वो उसका आधार जो था, जो यहाँ पे जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे हुए थे, वो सर्वे के आधार पर 20 श्रेणियों में इन जातियों और जनजातियों को लाया गया। उसमें बहुत सारे जिनका जिक्र किया जाएगा, डब्ल्यू क्रूक्स है, रसेल, हीरालाल एंथोवेन है, एडगर थर्स्टन है, एडिस्टन है, जॉर्ज पियर्सन है, बहुत सारे यहाँ उदाहरण है। इन सभीयों के जो सर्वे है वो पूरे सर्वे मैंने पढ़े हैं, और उन्होंने इतनी बारीकी से, इतने तफसील से काम किया है कि हमारे देश के किसी विद्वान को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि कौन सी जाति है और कौन सी जनजाति है। अगर बारीकी से वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जाति जनजाति की सूची अगर देखोगे, तो ये जो सर्वे आए हैं, इनके जो क्या एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है, वो सर्वे के हिसाब से ही वहां सूचियां बनी है। तो मुझे ये कहना है कि इन सभी सर्वेयों में, इन सभी रिपोर्ट्स में जो हम जिस भूमंतु जनजातियों की, समुदायों की चर्चा कर रहे हैं, इन सभी
घुमंतु विमुक्त जनजातियों के बारे में भी तफसील से बहुत गहराई से लिखा गया है और उनको भी जाति और जनजाति के श्रेणी में ही उनका पूरा अध्ययन हुआ है। तो बात यह है, तो फिर इन समुदायों को उन सूचियों के बाहर क्यों रखा गया? ये भी बात बहुत सोचने जैसी है। ये भी बात, क्योंकि हम जब आरक्षण की लड़ाई आगे लड़ने वाले हैं, जब हम किस श्रेणी में आते हैं, इसका कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन हमें देना है तो ये सब जो सर्वे है इनका ही आधार हमारे पास है। ये इसलिए जरूरी है। और उसके बाद में 1919 में अभी जो डिप्रेस क्लास DC1 DC2 का जिक्र हुआ, उसमें हम जो समुदाय है DMT समुदाय, इन सभी समुदायों का उसमें अंतर्भाव था। और उसके बाद साइमन कमीशन के सामने भी बाबा साहब ने इन समुदायों के बारे में जिक्र किया है। उसके बाद में 1930 में जो स्टार्ट कमेटी आई थी, उस कमेटी के सामने डिप्रेस्ड क्लास, इसमें ये बहुत जरूरी है। ये कमेटी इसलिए जरूरी है कि इसके बाद में 1935 का जो भारत का कानून बना, वो 1930 की ये स्टार्ट कमेटी के कुछ सिफारिशें और कुछ सूचनाओं के आधार पर बना। और इस स्टार्ट कमेटी के सामने जो डिप्रेस्ड क्लासेस जिसका जिक्र किया गया, उसमें इस डिप्रेस्ड क्लास में हिल ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स, ये दो वर्ग जो है उनका बहुत विचारपूर्वक वहां पे उनका उल्लेख किया गया है। और वहां कहा गया कि हिल ट्राइब्स, डिप्रेस्ड क्लासेस और क्रिमिनल ट्राइब्स के शैक्षिक, राजकीय और आर्थिक तथा नौकरी के आरक्षण की बात 1930 में स्टार्ट कमेटी के सामने, मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर उस कमेटी के एक मेंबर थे। और साइमन कमीशन को बाबा साहब की साक्ष्य वहां दी गई है। ये सभी संदर्भ इसलिए दिया जा रहा है कि आरक्षण के बारे में हमारे DMT समुदाय के विषय में क्या क्या चर्चा किस समय में किस आयोग और समितियों के सामने हुई है और उसका प्रारूप क्या था, ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद में जब देश आजाद हुआ, 1947 को देश को आजादी मिली, और जब ऐसा लगा था कि देश आजाद हुआ है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम भी आजाद हो जाएंगे, मगर देश स्वतंत्र होते समय ये आजादी हमें किस रूप में मिली ये हम सब लोग जानते हैं। आजादी के लिए 5 साल 16 दिन हमें राह देखनी पड़ी, ये भी बात हम सब लोग जानते हैं। मगर ये बात कि इन समुदायों को इस कानून से इनका छुटकारा किया जाना चाहिए या ना किया जाना चाहिए, इसके लिए एक अलग से एक समिति गठित की गई। कितनी बुरी बात है जो जनजातियां, हम अभी इतिहास के बारे में यहाँ जिक्र किया जा रहा था, अंग्रेजों के साथ सबसे पहले लड़ने वाली, देश के लिए लड़ने वाली, और इस देश की मूल जनजातियां, इस देश के मूल निवासी, मूल जनजातियां जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी देश के लिए और गुनाहगार ठहराए गए, और उन्हीं लोगों के लिए इनको इस कानून से बाहर करना है या नहीं करना है, इसके लिए सोच विचार करने के लिए एक कमीशन बिठाया जाता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और वो भी स्वतंत्र भारत में बिठाया जाता है। अंग्रेज को हम कोसते आए हैं, अंग्रेज को हम गाली देते आए हैं, अंग्रेज को हमने दोष दिया है, मगर अंग्रेज ये हुकूमत करने के लिए आए थे। वो उनकी मैं पैरवी नहीं कहूंगा, मगर जिस देश के लिए हम यहाँ लड़े, जिस देश के नागरिक है, वही देश हमें अपनाने को तैयार नहीं दिखाई देता है। इसके लिए एक स्वतंत्र कमीशन वहां बिठाया गया। और उसके बाद में यहाँ अभी सर ने जो बात रखी थी कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और मद्रास प्रोविंस, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये दोनों का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये जो आपराधिक जनजाति कानून जो 1871 में टीवी स्टीफन नाम के अधिकारी ने लगाया, वो सबसे पहले लगाया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। और उसी मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले जनवरी 1947 को
ये आपराधिक जनजाति कानून रद्द किया गया, ये दिखाई देता है। जब मद्रास में ये कानून रद्द हो गया, उसके बाद 1949 को अंतरोनी कमीशन का यहाँ जिक्र हुआ। उसके लिए मुझे लगता है गुलजारीलाल नंदा, बाला साहेब खेर, मोरारजी देसाई, इन सभी लोगों ने सोच विमर्श करके वो बात, और मद्रास के बाद में यहाँ पे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट रिपील किया गया और देश में 31 अगस्त 1952 को ये 3 रेफरेंस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को रिपील करने के लिए 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। मैं 3 घटनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम क्रिमिनल ट्राइब थे इसलिए हम सूचियों में नहीं, उस श्रेणियों में नहीं आ पाए। मुझे ये बात गलत लगती है। जब मद्रास प्रेसिडेंसी में 1947 जनवरी को यह एक्ट रिपील किया गया था और वहां से जो सूची केंद्र को भेजी गई थी उसमें इन सभी जनजातियों को सम्मिलित किया था। वो मेरे पास है। आपको बता दूं, भांडारकर नाम के लॉ मिनिस्ट्री के तत्कालीन जो सेक्रेटरी थे, उस सेक्रेटरी ने एक पत्र लिखा है सभी प्रोविंस को, सभी प्रेसिडेंसी को, कि आपके प्रोविंस में, आपके प्रेसिडेंसी में ऐसी कौन सी जाति और जनजातियां हैं। उसकी तारीख भी मैं आपको बताता हूं। 19 दिसंबर 1949 को उस व्यक्ति का नाम है जो भारत के जॉइंट सेक्रेटरी के.वाई. भांडारकर, इनका एक पत्र है, वो मेरे पास है, वो सभी दस्तावेज है। उसमें लिखा गया था सभी राज्यों को तत्कालीन कि आपके राज्य में प्रेसिडेंसी में जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनकी सूची भेजी जाए केंद्र को। और उस एक पत्र के अनुसार सभी राज्यों की सूचियां केंद्र को भेजी गई है। वो सभी सूचियां मेरे पास है, उनकी तारीखें, वो सभी इनवर्ट, उसका जो है सभी वो दस्तावेज है। उन सभी सूचियों को अगर आप बारीकी से देखते हैं तो सभी सूचियों में डीएमटी समुदाय के जनजातियों का, जातियों का नाम है, उसमें समावेशित है। और उसमें एक दूसरी महत्वपूर्ण लाइन है जो आखिरी में, जो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट जहां भेजी गई, उसमें आखिरी में एक लाइन लास्ट में लिखी गई है। वो एक अलग से उसको एक जनजाति कंसीडर किया गया है। उसमें ऐसा लिखते हैं कि एनी अदर ट्राइब नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, गवर्नमेंट ऑफ असम, गवर्नमेंट ऑफ सिटी एंड बेरार, गवर्नमेंट ऑफ, वो एक ही लाइन है सभी सूचियों में। मुझे लगता है, और दूसरी ये बात मैं कहने जा रहा था कि अगर आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत हमें उस सूचियों से हटाया गया तो मेरा ये कहना है कि जो गोंड थे, जो भील थे, जो सांसी थे, उसके बाद मुंडा थे, मीना थे, येनारी थे, येरकुलास थे, पारदीस थे, कंजर थे, माला थे, मादिगा थे, मांगारुड़ी थे, पासी डोम, ऐसी जो जनजातियां 198 जो जनजातियां क्रिमिनल ट्राइब है, उनमें से 48 से 50 जनजातियों को कॉन्स्टिट्यूशन की 1950 की जो ऑर्डर निकली है उनमें उनको जाति जनजाति की सूची में स्थान दिया गया है। तो कहना यह है कि ऐसा कौन सा खेत काटा था हमने इनका कि जिन्होंने हमें उस सूची से कुछ न कहे हटा दिया। ये बहुत गहन, बहुत सोचने जैसी बात है। मैं किसी पे, किसी नेता, किसी संविधानकर्ता पे मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मगर ये सूचियों में उनका अंतर्भाव होते हुए भी जो फाइनल ड्राफ्ट बना, जो मिनिस्ट्री का जो फाइनल ड्राफ्ट बना, उस सूची से इन सभीयों को हटा दिया गया है, ऐसा दिखाई पड़ता है। और ऑर्डर में कहीं वो आए नहीं। और उसके बजाय ये भी दिखाई देता है कि कई सारे राज्यों में किसी घुमंतु विमुक्त जनजातियों के जो समुदाय है उनको वहां समावेशित किया गया है। पहली बार हमारे स्वतंत्र भारत में 2 बार हम इस जनजातियों पर अन्याय हुआ दिखाई देता है। उससे आगे जब हम जाते हैं तो उसके बाद का जो
सीटीए एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो खारिज किया गया, जब देश में से ये कानून हट गया है तो संविधान में तो बहुत बार बार सुधार हुआ है, बहुत सारी बातें उसमें, हम उसके तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, मगर जब 1952 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट रिपील हुआ तब जाकर किसी देश के नेता या किसी विद्वान को या किसी सरकार के किसी व्यक्ति को क्यों ऐसा नहीं लगा कि इन लोगों को फिर से इन सूचियों में क्यों ना इनको समावेशित किया जाए। 1952 को भी हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। उसके बाद में आता हूं मैं 1956 में, इस देश की सबसे बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 1956 में फाजल अली कमीशन के तहत रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, इसके बारे में बहुत घमासान, बहुत बड़ी चर्चा इस देश में शुरू हुई, जिसके लिए मुझे लगता है आंध्रा के क्या उनका नाम, वो अनशन पे थे और उसमें उनका देहांत भी हो गया। यहां तक घमासान चल रहा था जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उस समय फाजल अली कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं, उस समय भी हम लोगों को इन श्रेणियों में, इन सूचियों में हमें सम्मिलित किया जा सकता था, मगर वहां भी हमें उन सूचियों में नहीं लाया गया। हमारी मराठा आंदोलन की जो बात चल रही है, रिजर्वेशन की, हैदराबाद स्टेट की बात चल रही है, तो ये हैदराबाद स्टेट और उसके आधार पर जो आज रिजर्वेशन की मांग हो रही है, तो वो उसका बेस जो है तो 1956 का फाजल अली कमीशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है। उस समय भी हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये बात भी हमने सोचनी चाहिए। उसके बाद उसके आगे चलते ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। मैं 1956 के भाषावार प्रांत रचना के उस आयोग का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, जब हम अमेंडमेंट एक्ट 1976 पर आते हैं, अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जिन जिन जनजातियों को, जिन जिन जातियों को फिर से श्रेणियों में लाया गया, उसका आधार बना, उसका बेस था 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। क्योंकि ये भाषावार प्रांत रचना होते समय, क्योंकि हमारी कोई इस समुदाय की एक भाषा नहीं थी, विभिन्न भाषी थे, हम अलग अलग संस्कृति के लोग थे, हम घुमंतु इस एक शीर्षक के नीचे हम सब आते हैं, मगर हमारी सबकी भाषा, हमारे सबकी संस्कृति कुछ अलग अलग सबकी संस्कृति दिखाई देती है। इस कारण हम ना उस एक्ट के तहत भी हम रिजर्वेशन पर हमारा जो क्लेम था वो नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा किसी एक भाषा न होने के कारण एक राज्य नहीं बन पाया। एक राज्य नहीं बन पाया तो क्या इस देश के हम नागरिक नहीं है? और वहां पे जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया, एक दिखाई देता है जब हम महाराष्ट्र की बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, तो कराची से लेकर अपने बेलगांव तक हम ये पूरा जो इलाका है ये स्टेट था। अभी उसके कितने प्रांतों में विभाजन हुआ ये देखते हैं। सीपीएन बेरार की बात हम सोचे तो सीपीएन बेरार जो विदर्भ, खानदेश, उपखंड जो मध्य भारत का हिस्सा था, उसको अलग अलग भाषा के तहत तोड़ा गया। हैदराबाद स्टेट की बात करते हैं, अलग सभी स्टेटों की बात हुई है। मगर जब अमेंडमेंट एक्ट 1976 जब लाया गया तो एक रेणुका ने भी उसका जिक्र आयोग के उनके सिफारिशों में किया है कि वो अमेंडमेंट एक्ट के तहत पूरे देश में, जबकि वहां पे भी चालाकी की गई, वहां पे भी एक चालाकी क्या की गई, जब एक समुदाय है तो उसकी पूरी देश में एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसके आधार पर क्षेत्रीय जो बंधन है वो पूरे देश में उठना चाहिए था, वो वहां पे पूरे देश में ना उठाते हुए वो राज्यों को अधिकार दिया गया, और राज्यों में जो जो क्षेत्र बंधन में जो लोग आते थे उनको मिला, मगर जो देश के स्तर पर होना चाहिए था, अगर वो देश के स्तर पर सिफारिशें लागू हो जाती तो वो आज हम जो जिस बात के लिए लड़ रहे हैं, तो उस कानून के तहत, उस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमें न्याय तभी मिल जाने वाला था, जो मिला नहीं। हमें आज भी जो आरक्षण की या हमें जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें अमेंडमेंट एक्ट 1976 का
बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। किसी ने जिक्र किया कि बहुत सारी जनजातियों को अब तक, मुझे लगता है मोदी जी के 2014 से 24 तक के कार्यकाल में मुझे लगता है अन्ना 117 जनजातियों को लिस्टेड किया गया है। ऐसा नहीं हो गए ऑलरेडी, उनको रिजर्वेशन मिल गया है। अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन देना बंद नहीं हुआ है। अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत सबको सम्मिलित किया जा रहा है। ये बात हमने सोचनी चाहिए और हमारी मांग पूरे जोर शोर से फिर से एक बार पूरे देश में उठनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस देश के यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि आप इस देश के नागरिक हो तो एक ही जगह आपको मतदान करने का अधिकार अभी लाया है, दो जगह आपके नाम नहीं रह सकते, ऐसा सरकार बता रही है। तो फिर हम सरकार के सामने जब यूनिक आईडी एक है, यूआईडी हमारी एक है, अब इस देश के नागरिक है, और जब ये बात है तो पूरे देश में हमें एक पहचान क्यों ना मिले, ये पहल हम बहुत जोर शोर से करनी चाहिए। जब तक ये बात हम जोर शोर से नहीं करेंगे तब तक सरकार यूं ही हमारी तरफ अनदेखा करती जाएगी और हमारे सभी मुद्दों को ऐसे ही बाजू में रखती जाएगी। वही होता हुआ आया है। मैं आखिरी कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। वैसे तो विषय बहुत बड़ा है। मंडल कमीशन की बात कही, मंडल कमीशन की बात डिसेंट नोट LR नाइक की मैंने भी पढ़ी है। मंडल कमीशन के तहत BC और OBC की बात यहाँ पे हुई। मंडल कमीशन के समय किसी भी, मुझे लगता है रेंके अन्ना का इसके बारे में ज्यादा अभ्यास चिंतन होगा, इस देश के किसी भी घुमंतु विमुक्त जनजाति के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता और किसी भी विद्वान को पूछा नहीं गया कि क्या भाई आपको हम OBC के श्रेणी में सम्मिलित करें। किसी को ना पूछते हुए, किसी से कुछ चर्चा विमर्श ना करते हुए उनको लेकर OBC के श्रेणी में, उनको पता भी नहीं था कि हमें OBC में सम्मिलित किया गया है। और ये भी बहुत बड़ा अन्याय था, क्योंकि जिन लोगों के साथ उनकी श्रेणियों में हमें ले जाकर बिठाया गया, उनके साथ ही समानता नहीं थी तो पूरे देश की समानता, वो बहुत अलग बात है। वहां पे इसलिए LR नाइक ने बहुत सोच विचार से वो डिसेंट नोट लिखी कि उसका जिक्र उन्होंने वहां यहाँ जो किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका वो एक शब्द का वहां पे उपयोग करते हैं कि जिसको डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास, DNT समुदाय को उन्होंने एक वहां पे एक शब्द वहां पे उपयोग में लिया है, डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास, जो इंटरमीडिएट क्लास से भिन्न है, ऐसा मेरा मानना है। जो दुर्भागी लोग हैं वो डिप्रेस क्लास में आते हैं, वो अत्यंतिक पिछड़े हैं, उन्हें हाशिए से उठने में, प्रगति की राह पर चलने में काफी समय लग सकता है। अगर सही दिशा से राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए तो उसका फायदा इन लोगों तक पहुंच पाएगा। इसलिए उन्हें समझ बूझ कर मुख्य सूची से उठाकर नई सूची बनानी होगी, ताकि जिसका उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और वहां सुरक्षित रह सके। ऐसी नोट LR नाइक ने सरकार को लिखी है, OBC कमीशन को लिखी है, मगर और ये नोट लिखते समय अभी उनके 15% रिजर्वेशन का भी वहां पे उन्होंने जिक्र किया है। जो जनसंख्या है उसके प्रोपोर्शन में उनको 15% आरक्षण का प्रावधान किया जाए, ऐसी सूचनाएं उन्होंने की। मगर ना OBC कमीशन ने उनकी ये बातों पर ध्यान से सोच विचार किया, न सरकार ने इस बात पर गौर किया। और वहां वही बात फिर से हमें उसमें क्या हुआ दिखाई देता है। उसके बाद में चलते मुझे 3 कमीशनों का यहाँ जिक्र जरूर करना है। जो उसमें आता है टैग रिपोर्ट, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का जो रिपोर्ट है, डॉक्टर गणेश देवी जी जो आदिवासी और घुमंतुओं के बड़े अभ्यासक है, इतनी महत्वपूर्ण सिफारिशें और इतना महत्वपूर्ण अभ्यास उन्होंने सरकार के सामने रखा। उन्होंने भी स्वतंत्र DNT समुदाय को, विमुक्त घुमंतु जनजातियों को स्वतंत्र रूप से संविधान का जिसको बेस है वहां आरक्षण उनको दिया जाना चाहिए।
यह बात उन्होंने रखी। इतना ही नहीं तो ये देश में इनकी जो प्रताड़ना होती है इन जनजातियों की, इसके लिए प्रिवेंशन एक्ट, जो एट्रोसिटी एक्ट है, वो एक्ट लागू किया जाए और इनके शिक्षा, रोजगार, इतना ही नहीं तो उनको राजनीति में उनको स्वतंत्र रूप से आरक्षण दिया जाए। इन सभी बातों का बहुत विस्तार से उन्होंने ब्यौरा रखा है। उसके बाद में जब रेनके कमीशन 2008 को आई, रेनके कमीशन ने भी महत्वपूर्ण ऐसी 76 सिफारिशें की, जिसमें स्वतंत्र रूप से आरक्षण, प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट के तहत और सभी बातों का जिक्र किया है। मैं ये सोचता हूँ, ठीक है, ये टैग रिपोर्ट और रेनके कमीशन ये कांग्रेस के समय में आई थी, तो उसको बीजेपी सरकार ने उसकी तरफ नजरअंदाजी कर दी, उसको लागू नहीं किया। मगर सोचने वाली बात यह है, जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो बीजेपी सरकार ने फिर से तीसरी बार इदाते कमीशन को नेमा और इदाते कमीशन की सिफारिशें भी क्या कहती है कि इनको यही बातें देना जरूरी है। तो मुझे ये लगता है जब इदाते कमीशन की रिपोर्ट सरकार के सामने आने के बाद भी आज मुझे लगता है काफी अरसा हो गया है, एक 5 साल की सरकार की एक टर्म पूरी हो गई है, फिर भी सरकार ने उस पर कुछ भी टस से मस नहीं किया है। और उस पे भी आगे जाके दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, तो सरकार ने केंद्रीय कल्याण बोर्ड का निर्माण किया 2019 को, और वो केंद्रीय कल्याण बोर्ड का निर्माण करने का उन्होंने हेतु जो कथन किया है कि इन समुदायों का उत्थान हमें करना है, इन समुदायों को संवैधानिक सभी हक अधिकार देना है, और ये समुदाय जो निराशा की खाई में जो ये समुदाय चले गए उनको वहां से ऊपर उठाना है। तो मुझे ये लगता है, अरे भाई, उनको रिजर्वेशन की जरूरत है, उनको जो जो सिफारिशें आयोग ने दी है उनकी जरूरत है, वो लागू करने के बजाय आप कुछ तो भी एक केंद्रीय कल्याण बोर्ड, इस कल्याण बोर्ड से इस समुदाय का कल्याण नहीं होने वाला, ये हम भी जानते हैं, ये सरकार भी जानती है। सरकार जानबूझकर ये कर रही है। जब तक हम लोग सरकार को मजबूर नहीं करेंगे, जब तक सरकार के दरवाजे तक दस्तक नहीं देंगे, जब तक हम जोर से बात नहीं रखेंगे, तो मुझे लगता है 80 सालों में देश आजाद होने के बाद 80 सालों में हमें कुछ भी नहीं मिला, और हम ऐसे ही अगर चर्चा करते रहेंगे और कुछ उस पर कृति हम नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है आरक्षण खत्म करने की बात चल रही है और हम फिर भी आरक्षण की मांग को लेके चल रहे हैं। ये बहुत ही विसंगतिपूर्ण बात है, ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है और बहुत सारी बातें रखने जैसी है। तो आज ये यहाँ पे जो 2 दिवसीय चर्चा यहाँ हो रही है, मुझे लगता है इस 2 दिन की चर्चा में, इस विचार मंथन से शायद ही कुछ हम एक ठोस मुकाम तक जाए और इस आंदोलन को एक नए तरीके से, अगर आज से हमने इस आंदोलन को, क्यों इसलिए कह रहा हूं कि फिर से 2027 में सरकार ने जातिगत जनगणना की एक चर्चा, एक पहल की है और जातिगत जनगणना के आधार पर फिर से हम लोगों को हमारे आरक्षण का मुद्दा और हमारे पर हुआ जो अन्याय है इसका ब्यौरा सरकार के सामने रखकर एक सही मायने में रिजर्वेशन प्राप्त करने के हेतु हम कुछ बातें कर पाएंगे। मुझे लगता है ये उसकी शुरुआत हो सकती है। इसलिए मैं सभी को फिर से वंदन अभिनंदन करता हूं और मुझे पता नहीं मेरी योग्यता है या नहीं। दिगंबर राठौर साहब ने मुझे बहुत कम उम्र में अध्यक्ष बना दिया और मुझे ऐसा लगने लगा कि चलो मैं बुजुर्ग बन गया हूँ और कुछ बुजुर्ग जैसी 2-4 बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। शायद इसमें कुछ खामियां रही हो, कुछ गलतियां रही हो, तो मुझे माफ कर देना। और आपने मेरा वक्तव्य को बहुत शांत चित्त से सुना, इसके लिए मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से धन्यवाद।